हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। तो आज के इस वंडरफुल सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इस वंडरफुल सफर में आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका पूरा का पूरा बेसिक कर चुके हैं कि डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, किस तरीके से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। ये सब चीजें हम ऑलरेडी पिछले सेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो, सिंपल सी चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ जो छोटी क्लासेस की बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास बाई चांस मेरे पास ये आ जाए x इक्वल टू, ठीक है, या इस तरीके से x प्लस के 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमसे छोटी क्लासेस में बोल दिया जाता था कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो आप सिंपल सी चीज है, x की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो 5 माइनस के 1 x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 जो है वो इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये बातें तो सुनी है ना आपने, इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सुना है। तो वही चीज है कि यहाँ पे इक्वेशन तो है पर कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें उसके सॉल्यूशन की बात करनी है। तो इसी से रिलेटेड है जो हमने छोटी क्लासेस में किया उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे, मतलब एरिया चेंज है, वहाँ पे इक्वेशन में बात करते थे, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं, देखो अब सिंपल सी चीज है, x इक्वल टू 1 इक्वल टू 5, x प्लस 1 इक्वल टू 5 ये मेरे पास है। अब मैं कहूं क्या मेरे पास x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है, यस और नो? तो आप कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 4 है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, जहां पे इस इक्वेशन में x रखा है वहां पे इसको पुट कर दोगे, देखोगे LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। ये काम करते थे हम, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास इस इक्वेशन के देखो इक्वल टू RHS LHS इस तरीके से। तो हमारे पास हमारे राइट हैंड की साइड RHS, लेफ्ट हैंड की साइड LHS, ठीक है। तो LHS मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है x प्लस के 1। x की वैल्यू पुट करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस के 1, तो ये क्या आ गया 5। और RHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है 5। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो हम बोल देंगे ये x इक्वल टू 4 जो है इसका सॉल्यूशन है। ये करने के तरीके होते हैं। दूसरा तरीका जो होता है डायरेक्ट ये होता है कि यहाँ पे 4 पुट करो, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 तो है, चलिए, और 5 इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो, जब हम इसका ये चीज चेक कर रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब पुट करते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS है, या हम बोल दें कि क्या ये x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि LHS इक्वल टू RHS हो, दिस इक्वल टू दिस। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बाई चांस, अभी देखो यहाँ पे ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या है, मैं x इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे 3। अब मेरे से पूछा जाए क्या x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 प्लस 1 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे 4। अब ये मेरे पास 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके LHS क्या आ गया, 4 आ गया, RHS 5 है, तो दिस इक्वल टू नॉट, मतलब LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। या आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 4। क्या 4 इक्वल टू 5 हो सकता है? नो। तो दोनों ये इक्वल नहीं आए, इसको सेटिस्फाई नहीं किया इस वाले उसने, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा।
तो ये सारी बातें जो है हम अपनी छोटी क्लासेस में जब हमने इक्वेशंस के, चाहे वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, जैसे मैंने अभी ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हमारे माइंड में सिंपल एक फंडा आता है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि क्या LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर ये चीज है, ठीक है, तो हम बोल देंगे इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको छोटी क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, जिससे आप इसको समझ पाए। बात समझ आ गई। कोई सी भी इक्वेशन हो, अगर हमें बोला जाए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो सॉल्यूशन है या नहीं का पता करने के लिए हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या मेरे पास इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। अगर इक्वल आ जाता है तो सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये काम कर लिया हमने इक्वेशन में। अब हम चलते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, कि हम यहाँ पे कैसे बात करेंगे। तो जो वर्ड मैंने अभी इक्वेशन के लिए यहाँ पे बोले हैं वही सेम वर्ड यहाँ पे होंगे, बस जगह चेंज है और यहाँ पे चीजें चेंज है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ यहाँ पर। इन रिलेशन y इक्वल टू f of x between the dependent or independent variables which when substitute in the equation satisfy the equation is called the solution integral of the given differential equation। अब देखो, जो अभी मैंने दो वर्ड बोले, सब्स्टिट्यूट, सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो जो अभी मैंने आपको छोटी क्लासेस में बताया था वही वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप छोटी क्लास में तो ऑलरेडी सब पढ़ के आ चुके होते हो, और अब जिस टाइम पे हम CS नेट IIT जब इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें तो हम हमारी कमांड पे होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज बोला। अब देखो यहाँ पे, पर मेन चीज क्या था, जब हमने इक्वेशन की बात की थी, जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, ठीक है, मैंने इक्वेशन की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी, x इक्वल टू 3, जैसे पुट करूंगे तो 3 + 2 5, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है y इक्वल टू f of x, कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो वहां पे x इक्वल टू था, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इक्वेशन में तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे अगर दो वेरिएबल आते हैं तो उसी हिसाब से दो इक्वेशन, ठीक है, वही चीजें उनके करने का तरीका होता है। तो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, चाहे वो इक्वेशन में x हो या y हो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो इसी से, इन्हीं का तो निकलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखती हूँ, तो वहां पे हमारे पास वेरिएबल यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं, देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय चांस मैंने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मान ली, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, पहले अभी सिंपल ले लेती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये ले ली मैंने, सिंपल डिफरेंशियल। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव से, ठीक है, उस इक्वेशन को हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिंपल सा फंडा जो होता है कि भाई जिसमें डेरिवेटिव दिखाई दे गया वो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास, वहां पे मैंने बता दिया x y जो भी होगा वहां पे वेरिएबल उसका वो मतलब x होगा, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं, ये चीजें हमने की हुई है। चाहे वो हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन हो, टू वेरिएबल की हो, ये सब चीजें हमने की हुई है। मेन टारगेट आता है कि यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन किस तरीके से लिया, कैसे लिया। अब देखो, यहाँ पे जब भी आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आपका काम होगा कि वहां से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप पता करो। बात समझ आ गई, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप देखो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बोला हुआ है वो हमेशा ऊपर बैठा होता है, वो हमेशा ऊपर बैठा होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे बैठा होता है, ठीक है। अब देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वाले पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक, वो उसका जो मन करे वो काम करेगा, ठीक है। पर डिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा डिपेंड करेगा अपनी मर्जी के मालिक पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करेगा अपनी मर्जी के मालिक पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा मेरे पास बेटा, वो हमेशा या तो x का फंक्शन आएगा, x में आएगा, या वो कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कोई भी, ठीक है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ x का ही फंक्शन है, वो x का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, वो जैसे भी हो उस हिसाब से, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो मतलब मेरे पास जो डिपेंडेंट, ये सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा, ठीक है।
जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती थी तो वहां पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू इस तरीके से सॉल्यूशन बनता था। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ से पहले आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिखोगे तो हमारे पास वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है तो आप ये चीज माइंड लगाओ, मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट पे, तो वाई किसका फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो वही चीज मैंने लिखी है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, चाहे वो एक्स का फंक्शन हो चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो। क्लियर हो गया। तो ये थ्योरी कहाँ से आई, किस तरीके से आपके माइंड में आई, क्योंकि जो दो वेरिएबल होते हैं उन्हीं की वैल्यू को हम उठाते हैं। जैसे भी मेरे पास वन वेरिएबल में तो एक्स का या वाई का या एक्स वाई दोनों है, तो एक्स वाई दोनों की वैल्यू आएगी, उठा के इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल लिए, पर यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर, मतलब ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका फंक्शन होगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या करना है आपको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये चीज तो समझ आ गई, ठीक है, कि ये मेरे पास इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो ये रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे पहली लाइन ये लिखी, ए रिलेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसके बीच में रिलेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अभी तो बताया मैंने, ठीक है। मेरे पास ये कैसे आएगा, ये चीज समझ के, दो वेरिएबल आएंगे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करा, मतलब ये इसका फंक्शन बनेगा, तो सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, सॉल्यूशन इस टाइप का आएगा। तो मेरे पास ये जो एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। अब देखो इसको मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कहूंगी, जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ा कि इसको उठाओ, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर ये इसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तब इसको हम उसका सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। जो छोटी क्लासेस का पढ़ाया था उसी से रिलेट कर दिया कि मेरे पास ये जो रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, ये सॉल्यूशन तब होगा मैम जब ये हम इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और क्या करें, यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूट ही लिख लो, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और सेटिस्फाई कर जाए तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, इस वैल्यू को उठा के वहां पे पुट करना है, और सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एलएचएस इक्वल टू क्या आ जाए, आरएचएस। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे पास इसको, इस रिलेशन को, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन है, इसको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहूंगी जब हम इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, देन ये इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई का मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए, तब मैं इसको क्या बोल दूंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है या इंटीग्रल। क्लियर। तो ये डायग्राम बना के आप इस तरीके से इसको सीख सकते हो। अब जो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई थी, इसको मैं एज इट इज आपको पढ़ के बता देती हूँ, पर मेन टारगेट होता है कि आपके माइंड में ये चीजें सेट होना कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसी भी जैसे इस तरीके से इसको मैं किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कहूंगी। सिंपल सी चीज है भाई, सब्स्टिट्यूट करो, अगर सेटिस्फाई कर गई तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज तो हमने सीख लिया कि सॉल्यूशन किस तरीके से हम बात करेंगे। अब मेन चीज आता है कि हमारे पास सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, या उसकी क्लासिफिकेशन बोल दो, या कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन के टाइप देखें हम, तो ये थ्री टाइप्स के मेरे पास होते हैं, थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशंस के टाइप बोल दो या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल दो। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहला सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरा मेरे पास होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर, अब देखो ये तीनों सॉल्यूशन, इनका हम डीपली, इसका अलग, इसका अलग, उसका अलग, सबके बारे में बात करेंगे। जैसे भी डिफरेंशियल, चाहे वो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट डिग्री हो, या मेरे पास हायर ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मतलब जिस टाइप की भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इनके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे। वहां पे भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या बताऊंगी, जनरल सॉल्यूशन होते क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन होते क्या है, और इनके बारे में डीपली डिस्कस हो, किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेंगे, कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके बारे में पूरा डीपली, मतलब इनका मतलब अच्छे से, पूरा अच्छे से कंसेप्ट करेंगे कि कहीं से भी कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सीएसआई नेट नहीं, आईआईटी जेम, सीएसआई नेट, टिफर, एनबीएचएम, गेट, इन सब में ये चीज ऑर्डिनरी जो होता आता है। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं, अच्छे से हर तरीके से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इनके बारे में, कह देते हैं ना, सिर्फ जान पहचान बनानी है, तो सिर्फ यहाँ से जान पहचान बनानी है। इनके बारे में पूरा डीपली जो हम जानेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे तब जानेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले आता है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन, कि मैं जनरल सॉल्यूशन किसे कहती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो जनरल सॉल्यूशन हम तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, अभी एक दो लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे पास सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वही चीज मैं बोलूंगी, जब मैं सॉल्यूशंस निकालूंगी तो मैं यहाँ पे हद से हद 5, 6, 7 क्वेश्चन कराऊंगी। इसके बाद जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी ग्रेजुएशन की बुक से और अपने मास्टर की बुक से, देन उसके बाद एमडी राय सिंघानिया की बुक है, सलरोज की बुक है, तो आप वहां से जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ऐप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देन हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आपका वीकली जो है डाउट सेशन रखेंगे, देन उसमें आपके डाउट क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाथों हाथ आपके डाउट क्लियर करें। और मेन चीज है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, कोई भी बुक छूटनी नहीं चाहिए। जो जो मैं बुक बता रही हूँ उनमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जो आप ना करो। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास निकला, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है उसको हम जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे, क्या तरीका होता है जनरल सॉल्यूशन देखने का या बताने का, निकालते कैसे हैं वो बाद में सीखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए fewer number of equivalent constant is the same as the order of the differential equation is called the general solution and called the complete primitive या complete integral। अब देखो क्या बोला गया है, क्या कंडीशन है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे जब मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन निकल के आता है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, पहले पूरा लिख दूं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो जाए मेरे पास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये कंडीशन आपको कहीं दिखती है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया है उसमें इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, उनके नंबर्स इक्वल टू हो जाए मेरे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मैं उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कह दूंगी। आप कहोगे मैम आपने ये बात तो लिख दी है, पहले हमें इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप हमें पता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ना हो, एक दूसरे से फ्री हो। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट किनको कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने देखे होंगे इस तरीके से ग्रेजुएशन में C1, C2। ठीक है, और जब हम वहां पे इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस के C लगा देते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है। बट आपके माइंड में अब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर करते चलना है। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट, जिसको ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा अभी हमने वर्ड यूज किया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तीसरा होता है मेरे पास वेरिएबल। ठीक है, इसका तो हमें पता है कांस्टेंट मींस फिक्स्ड, जो फिक्स होती है। ठीक है, क्लियर।
वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब इसमें डिफरेंट वैल्यू होती है, इसमें क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट वैल्यूज। अब डिफरेंट वैल्यू किसकी होती है, यहाँ पे वेरिएबल्स की होती है, वेरिएबल्स ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वैल्यू होती है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी क्या होती है, इनकी वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है। अब आप कहोगे जैसे यहाँ पे कांस्टेंट जैसे 2 3 ये हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमने ऐसे देखते हैं C1 C2 A हो गया B हो गया, मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे पास X Y Z U R S, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये होते हैं। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ये भी मैम डिफरेंट वैल्यू है, ये भी डिफरेंट वैल्यू, चलो ये चीज तो समझ आ गई, जो चीज फिक्स है वो कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जो मतलब डिफरेंट, जिसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। फिर इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो भी इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन होगी, अगर उसमें आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करूं, तो अगर मैं इक्वेशन के वेरिएबल्स मतलब जो वे वाले वेरिएबल्स हैं उनमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। ये हमारे पास इनमें वहां पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी वैल्यू चेंजेस होंगी, बट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये डेफिनेशन होती है कि हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं वो उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, पर इस तरीके से होती है कि इक्वेशन में हम अगर वेरिएबल्स को चेंजेस मतलब उनकी वैल्यू में चेंजेस करते हैं तो ये अनइफेक्टेड होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप समझ गए कि मेरे पास डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरीके से हम उनको देखते हैं C1 C2 इस तरीके से हमारे पास आते हैं। अब ये कैसे होने चाहिए मेरे पास, इंडिपेंडेंट, मतलब अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे ना, वहां पे सॉल्यूशंस इस तरीके से निकल के आएंगे, आपको देखना इस तरीके से भी आएंगे, C1 प्लस के C2x ऐसे आएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे से फ्री होने चाहिए, क्लियर, एक दूसरे से उनका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, तो उनका जो नंबर होगा उसको बोले वो अगर इक्वल टू हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के। अब ऑर्डर निकालने में सिखाया तो कोई भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, आप उसका ऑर्डर निकालोगे, उसका ऑर्डर निकालने के बाद उसमें देखोगे इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर कितने हैं, तो जितना ऑर्डर होगा उतने ही अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर आ गए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, जनरल सॉल्यूशन। और इस तरीके से हम निकालेंगे, जैसे ये वाला मैंने सॉल्यूशन लिखा है तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि वहां पे दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे विच कैन नॉट बी रिड्यूस ए फ्यूअर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब जो मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं इनको मतलब हम रिड्यूस ना कर सके, वो नंबर लेने कैसे, देखो जैसे मेरे पास आ गया C1 प्लस के C2 प्लस के C3x, ऐसे मेरे पास कोई भी आ गए, ठीक है। दूसरा C1 प्लस के C2x, दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करूँ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो एक ये है एक ये है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3, पर क्या ये इंडिपेंडेंट है वो भी तो चेक करना। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे C1 प्लस के C2 प्लस के C3x, अब ये तो अलग हो गया क्योंकि इसके साथ वेरिएबल बैठा है तो इसको तो हम इनमें नहीं करेंगे। ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट में ऐड करेंगे तो जो भी हमारे पास बनेगा यहाँ पे वो भी तो कांस्टेंट बनेगा। तो ये क्या हो गए, एक मतलब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे अब वो एक में चेंज हो गए, ठीक है। तो वही चीज बोली है कि जो हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो कम नहीं होने चाहिए, फ्यूअर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट, मतलब कम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको रिड्यूस करके छोटे लिखने, ठीक है, सीधा ऐसे ही नहीं 1 2 3 नहीं करने लग जाना, आपको ये देखना है कि ये कांस्टेंट दोनों का ऐड करके एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे अब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि इंडिपेंडेंट है वो होंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे, इसको रिड्यूस करके हम लिखेंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास जिस सॉल्यूशन में
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के इक्वल हो जाएंगे, उस सॉल्यूशन को मैं बोल दूंगी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, या कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम आ जाते हैं, तो वो चीज क्लियर। आई होप ये जनरल सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा। मैंने बताया इस तरीके से आपके पास आएंगे, आगे निकलने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से भी होंगे आपके पास, आपने निकाले भी होंगे ग्रेजुएशन में, C1 प्लस के C2x e की पावर x, इस तरीके से, या आपके पास cos ax प्लस के sin bx, इस तरीके से। तो मेरे पास क्या है, ये सब इस तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे C1 और C2, ठीक है। तो ये देखो सॉल्यूशन में मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो देखने हैं पर वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो उनका जो नंबर होगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर के इक्वल मेरे पास आ गया, तो मैं बोल दूंगी कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन। इससे सॉल्यूशन आता है मेरे पास, वो आता है मेरे पास, एक मिनट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले जनरल सॉल्यूशन हमने देख लिया कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, वो लिखना है। फिर जो आपका सॉल्यूशन निकल के आए तो उसमें आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो उसका जनरल सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए पर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा अगर वो इक्वल हो गए तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन तो पढ़ लिया, अब मेन चीज आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कब कहेंगे इस जनरल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पर्टिकुलर कोई ना कोई चीज पर्टिकुलर होगी, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से होगी, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। Particular solution, the solution obtained by giving particular value to the independent arbitrary constant in the general solution is called the particular solution। वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा, जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन लाइफ में अभी जो मान रही हूँ वो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से मान, जो भी मेरे पास बाई चांस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, तो इस जनरल सॉल्यूशन में जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, अगर मैं उनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रख दूं तो उसके बाद जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, C1 की वैल्यू 1 रख दी, C2 की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2, तो 1 प्लस के 2x, तो वो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो डिफरेंस समझ आया, ठीक है। क्या करना है कि जो भी जनरल सॉल्यूशन निकला है उस जनरल सॉल्यूशन में जितने भी मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो किस तरीके से कि मेरे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ये मेरे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हमें पता है ये किस तरीके से बनता है जनरल सॉल्यूशन, ये हमारे पास बनता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसी लिख रही हूं मैं, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। तो हमें पता है कि जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आया है अगर उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो हो पर इंडिपेंडेंट के नंबर जो है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल हो गए तो वो जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन को मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब कहूंगी, जब इसमें मेरे पास, देखो ध्यान देना, जब मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो भी मेरे पास होंगे उनकी कोई पुट पर्टिकुलर वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर मैं पुट कर दूं कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे बात समझ,
ठीक है, क्या क्या तरीका है कि जनरल सॉल्यूशन में वो कंडीशन चेक करनी है, पर्टिकुलर के लिए आपको ये देखना है कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ जो भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो आप, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए मैंने दिखा दिया कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, इसमें C1 C2 जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी कोई वैल्यू दी मैंने पर्टिकुलर, और मेरे पास जो सॉल्यूशन आया दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। अब देखो अगला आता है मेरे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? ए सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड as it is not obtainable from the complete solution by giving particular values of the arbitrary constant is called the singular solution। अब देखो इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन में दो बात बोली गई है। पहली बात क्या बोली गई है बेटा? हाँ ऐड कर लूं। पहली बात बोली गई है, अगर मैं सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करूं, इनका मतलब मीनिंग समझ जाओ, डीपली तो हम बाद में बात करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज है जो सिंगुलर सॉल्यूशन है, और इसमें भी पर्टिकुलर में भी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो दिखाई देंगे वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, में यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली जो मैं इसमें दिखा रही हूँ सिंगुलर सॉल्यूशन में, सबसे पहली मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी जो सेकंड चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है कि जैसे हम पर्टिकुलर में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो आ रहा था सॉल्यूशन उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहे थे, पर यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसकी आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखें। ठीक है, अब पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद हमें वो उससे सॉल्यूशन ना मिले। अब ये क्या कह दिया मैम आपने? देखो ध्यान से सुनो, सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर हमें ना मिले, मतलब जस्ट अपोजिट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखी, जो सॉल्यूशन आया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन में जो भी मेरे पास जनरल सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हम उनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखें पर हमें उनसे प्राप्त ना हो, मतलब हमें उससे प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये अलग कैटेगरी है, बिल्कुल अलग। इसका हमारे पास मतलब इसमें मैं कुछ भी जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रख लो, पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है इसमें किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रखने से हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब किस तरीके से इसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो जब हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि देखो ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, बट वैल्यू पुट करने के बाद इस मतलब ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से हमें नहीं मिलेगा। इनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन से नहीं प्राप्त होगा, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी होगी। तो मेन चीज आपको रीजन समझ आया। इस तरीके से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आप रख रहे हो किसकी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, बट यहां से हमें पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे रखने मतलब जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रखो, जो आया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद भी हमें ये प्राप्त नहीं होता, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बेटा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन जो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंटेन नहीं करता है, अब वो जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते कंप्लीट सॉल्यूशन से, मतलब जीएस से, कंप्लीट सॉल्यूशन से इससे प्राप्त नहीं कर सकते पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द, मतलब इनकी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखे पर वो हमें इससे प्राप्त नहीं होगा। तो सिंपल से आसान भाषा में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर जनरल सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर हम उसमें जो सिंगुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर वैल्यू पुट भी करें फिर भी वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद भी जनरल सॉल्यूशन से हमें नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है और वो हमारा सिंपल सा इतना रखना, वो हमें जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता, किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होगा, यही चीज है। तो इसका जो डीप डिस्कशन होगा वो हम बाद में करेंगे। आपको इस टाइम पे मैंने 3 सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है,
पहले मैंने बताया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का आप समझ गए कि जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन इससे हमें प्राप्त नहीं होता, जनरल सॉल्यूशन से हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे के सफर पे। देखो अब यहाँ पे ये चीज मैंने डायग्राम में थोड़ा सा जैसे इनकी डेफिनेशन है ना वो उसको उस फॉर्म में रख दिया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की दी हुई है जनरल। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास किस तरीके से होता है, हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर में dy अपॉन dx, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी चाहे x हो कुछ भी इस तरीके से होता है। तो ये मेरे पास किस किस का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का इस तरीके की फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास जो इस इक्वेशन में फंक्शन होगा तो इस ये वाले फंक्शंस यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं nth ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो होंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब इनके जो डेरिवेटिव होंगे वो n तक जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, n ऑर्डर है तो nth डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कैसे आ गई वो चीज समझ गया आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन होता है या कंप्लीट इंटीग्रल जिसको सीआई बोलते हैं, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई। ठीक है, तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब उसके अंदर एन एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे इस तरीके से। अभी एन एसेंशियल क्या होता है, मतलब वही जो जरूरी होते हैं। जरूरी क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया था इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन। अब मेरे पास तीन वो इस तरीके से आ रहे थे ना, C1 C2 प्लस के C3x। अब मुझे पता है ये दोनों एक ही बनेंगे, तो जरूरी कितने हैं इसके लिए, मेरे पास सिर्फ 2 है। या आप इसमें सिंपल इतना ध्यान रखना, एसेंशियल मैं इसलिए लेके आई हूँ वर्ड कि आपको पता होना चाहिए। एसेंशियल मतलब जितने भी मुझे जरूरी मतलब जरूरत होगी जितनी, तो वो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है, ये nth ऑर्डर के लिए बता रही हूँ। अब मेरे पास देखो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो n ऑर्डर की है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो जनरल सॉल्यूशन कब बनता है, जो भी सॉल्यूशन मेरे पास होगा उसमें आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जो नंबर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है n, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैं ऐसे लिख रही हूँ, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होंगे n। तो मतलब जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, जैसे मेरे पास सॉल्यूशन अभी मैंने लिखा, ठीक है, C1। देखो सॉल्यूशन किस में होता है मेरे पास, इसका ही तो आएगा, x का फंक्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो फंक्शन बनेगा देखो x का होगा, इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट का, और जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उनका फंक्शन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो मेरे पास वही चीज है, थोड़ा सा इसको अलग करके बताया है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें होती है। मेन चीज है कि आपके माइंड में उसका कंसेप्ट फिट होना चाहिए। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो मेरे पास सिंपल सी जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो आएंगे। ठीक है, अब वहां पे मेरे पास जितनी ऑर्डर के डिफरेंशियल होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठे होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन मुझे दिख जाए तो मैं उसको बोलूंगी जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। ठीक है, अभी जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया था ऐसे ही मैंने बताया कि सॉल्यूशन को भी इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, कि मेरे पास x इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो रहेंगे, और जो मेरे पास ये वाले आएंगे ये क्या होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इनका भी तो आएगा, जैसे मेरे पास सॉल्यूशन ये आ गया C1 प्लस के C2x, तो मेरे पास किस किस का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन ही तो बन गया। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आई होप ये चीज सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो भी मेरे पास ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट या एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे तो जो आएगा वो भी आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम रखें पर उससे हमें प्राप्त ना हो। इसका मतलब ये सिंपल सा फंडा है कि जनरल सॉल्यूशन से ये प्राप्त नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन से कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम उसको वो करते हैं, सिंपल सी पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, कुछ तो मिल जाता है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रखोगे ना, तभी जो मिलेगा वो तो पर्टिकुलर, पर जो नहीं मिल रहा है वो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, इसमें ये इसकी हेल्प से ये मिल जाएगा और ये इसकी हेल्प से नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।